So hello guys, my name is Ruturaj and welcome back to my channel. In this lecture we are going to learn a new concept related to metamorphic petrology. Okay, I have already made a video on metamorphic petrology. So whoever has not yet watched that video, please watch that video and then come to this video. Okay, so it will be easy to understand this concept after metamorphic petrology. Okay, so before watching this video, please do subscribe if you are new to my channel, and please do share with your other friends also. Okay, so let's start with PTT path. ये जो नया कंसेप्ट है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है भाई, ये जियोलॉजी में देखा भी नहीं है, तो है ये जियोलॉजी ही है। जियोलॉजी छोड़ के दूसरा कुछ नहीं पढ़ा था मैं, ठीक है। तो PTT पाथ का मतलब क्या है, अब मैं एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। P, यहाँ पे जो P है इसका मतलब है प्रेशर, सेकंड T जो है कैपिटल T, ये जो है वो टेम्परेचर है, और थर्ड स्मॉल t जो है उसका मतलब है टाइम। ओके, तो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के पुराने वीडियो में हमने देखा था कि तीन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होने के लिए, तो वो ये है, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम। ठीक है, तो कितना टाइम लिया है उसने, मेरा रॉक साइकिल जो है उसमें हमने देखा था ना कि रॉक साइकिल में एक पर्टिकुलर रॉक है, उसका मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, तो इसका कन्वर्जन मेटामॉर्फिक रॉक में होने में टाइम कितना लगा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर गया ये रॉक। ओके, तो ये सब ज़रूरी है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के प्रोसेसेस में, ठीक है। तो हम इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, पाथ। तो ये पाथ जो है, मैंने जो ये एरो निकाला है उसका स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहले ये था नॉर्मल, मतलब इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, तो हम उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, राइट। तो मेटामॉर्फिज्म होने से पहले जो रॉक होता है वो पेरेंट रॉक होता है। तो रॉक साइकिल में हमने देखा कि पेरेंट रॉक कुछ भी हो सकता है, वो इग्नियस भी हो सकता है, इट कैन बी सेडिमेंट्री ऑल्सो एंड ऑलरेडी मेटामॉर्फोज्ड ऑल्सो। मेटामॉर्फिक रॉक का मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है। सपोज there is a rock having low grade metamorphic phases, it can be converted into higher grade of metamorphic rock. Okay, so suppose there is a rock of grain cyst phases, तो उस पर अगर ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर अप्लाई कर दिए तो ग्रैन्युलाइट तक जा सकता है ना वो, तो वो भी एक मेटामॉर्फिक प्रोसेस ही है, ठीक है। तो कोई भी रॉक, अगर पेरेंट रॉक कोई भी हो, कोई भी रॉक हो, इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, तो वो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अगेन। ओके, अगेन मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एक पर्टिकुलर रॉक है, वो इसका स्टार्टिंग से यहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है उसका स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो उसका एक पाथ होगा। ओके, तो सपोज कोई रॉक अगर ओवरबर्डन के नीचे आ गया, ठीक है, सरफेस के नीचे आ गया, फंस गया, और वो ओवरबर्डन के नीचे, ठीक है। सपोज दिस इज सरफेस, दिस इज आवर रॉक। ओके, तो मान लीजिए कि ये रॉक बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है, ओके, बहुत ज़्यादा डेप्थ पर है, तो इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्ट हो रहा है, टेम्परेचर एक्ट हो रहा है। ओके, तो सपोज इसका प्रेशर पहले बढ़ गया, ठीक है, और बाद में टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है ना कि टाइम लैग होता है। प्रेशर अगर हमने जिस वक्त प्रेशर लगाया उसी वक्त प्रेशर हाई हो जाएगा उसका, लेकिन हमने अगर टेम्परेचर दे दिया, पता है हमें कि टाइम लैग होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर अगर यहाँ से देना शुरू कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सपोज एक मैग्मा का इंट्रूजन हुआ है इस रॉक के आसपास, ठीक है, नीचे से मैग्मा आ गया और यहाँ पे इंट्रूजन हो गया इस रॉक के आसपास, तो ये रॉक का जो टेम्परेचर है वो तुरंत नहीं बढ़ेगा ना। तुरंत इसका टेम्परेचर, अगर सपोज दिस रॉक इज एट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, ओके, अगर मैग्मा आ गया तो तुरंत 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होगा, नहीं ना, तो धीरे धीरे 600, 700 ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, सही है। तो उसको बोलते हैं हम टाइम लैग। तो हमें पता है कि प्रेशर तो फट से बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम लैग। ओके, तो उसी का स्टडी करेंगे हम। हमें पता है प्रेशर, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है प्रेशर से, ओके, एज कंपेयर टू प्रेशर। अब हम देखेंगे एक डायग्राम।
सिंपल सा डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो मैथ्स में सबने पढ़ा है, ठीक है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर भी जो भी है वो मेगा पास्कल में, बार में, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस लेक्चर में यूनिट पे ध्यान नहीं देना है, यूनिट में यही करता हूँ, निकालता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई रॉक है जो इस कंडीशन में यहाँ पे है, ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे है, इस ये वाले। तो सपोज इसका प्रेशर पहले बढ़ गया, तो ये कैसे बिहेव करेगा कि ऐसे जाएगा, प्रेशर तुरंत बढ़ रहा है ना, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। तो दिस इज द पाथ विच इज टेकन बाय दिस रॉक टू मेटामॉर्फोज्ड, टू गेट मेटामॉर्फोज्ड, राइट। तो ये पाथ से जाने के बाद फिर इसका मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिल रहा है। तो इसी पाथ का जो स्टडी है वो पीटीटी पाथ में किया जाता है, ठीक है। पीटीटी पाथ बोलते हैं जिसको। तो इसी डायग्राम पे हमें बस आज का लेक्चर बनाना है, ओके। अब देखते हैं कि रॉक में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक, अगर कोई ला के कोई सिंपल सा रॉक है जो ला के सरफेस पे रखा है, इस पे मेटामॉर्फिज्म होगा नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि सेडिमेंट्री में हमने देखा था कि डियाजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ टू मेक सेडिमेंट्री रॉक, राइट। डियाजेनेसिस के बाद मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होता है, मतलब 200-300 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है स्टार्ट। तो सरफेस पे हमें 200 डिग्री सेल्सियस तो नहीं मिलने वाला, तो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस जो है वो सरफेस के नीचे ही होता है हमेशा, ठीक है। तो सरफेस, दिस इज नॉट सरफेसियल प्रोसेस, ओके। तो इस पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है, हमें पता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है। पहले भी हमने देखा है ये, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज आवर सरफेस। हमें पता है सरफेस पे जो टेम्परेचर है, सरफेस नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर हम कितना कंसीडर करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाएंगे, अर्थ के नीचे, तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हमें पता है कि नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट का वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, राइट। मतलब 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जियोथर्मल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए बोला 2 किलोमीटर पे, ओके, दिस इज 2 किलोमीटर, तो कैसे करेंगे। 15 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, 15 के बाद 1 किलोमीटर गए तो 25 ऐड होगा, फिर 25 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर गए, फिर 25 डिग्री सेल्सियस ऐड होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25, ये 50 हो गया। प्लस क्या करना है हमें, ये टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी 15 डिग्री सेल्सियस था, जीरो से नहीं काउंट कर रहे हैं हम, 15 डिग्री सेल्सियस से काउंट कर रहे हैं, राइट। तो ये 15 भी ऐड होगा। 65 डिग्री सेल्सियस विल बी टेम्परेचर हियर एट 2 किलोमीटर डेप्थ, ओके। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट अगर दिया है और पूछा है कि 2 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर होगा, ये न्यूमेरिकल हमेशा आता है, ठीक है। गेट में भी आता है और जाम में भी आता है। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो टेम्परेचर है वो कंसिडर करना है हमें। अगर दिया है क्वेश्चन में गिवन कि सरफेस टेम्परेचर इतना है, तो ये कंसिडर करके ऐड करना है बस उसमें, ठीक है। तो वो ये होता है प्रोसीजर टू फाइंड। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट तो हो गया। जियोथर्मल ग्रेडियंट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ के सरफेस के नीचे, वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ये हो सकते हैं ना, ये सरफेस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रॉक है और यहाँ पे मैग्मा का इंट्रूजन हो गया, ठीक है। तो अगर मैग्मा का इंट्रूजन हो गया तो इस रॉक क्या होगा, ये मान लीजिए सपोज दिस रॉक इज एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस।
अगर ये मैग्मा आ गया, मैग्मा का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो इस रॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एकदम से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, इसका 400, 500, 600 एकदम से बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मल डिस्टर्बेंस, ओके, थर्मल डिस्टर्बेंस। तो थर्मल डिस्टर्बेंस ये मेन प्रोसेस है पीटीटी पाथ को जो इफेक्ट करता है। अगर थर्मल डिस्टर्बेंस हो गया तो पीटीटी पाथ पे क्या इफेक्ट होगा? सपोज प्रेशर तो सेम है ना, इस रॉक का प्रेशर तो नहीं चेंज हुआ है, बस मैग्मा का इंट्रूजन हुआ है, मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया और टेम्परेचर बढ़ गया। सपोज ये रॉक 300 डिग्री सेल्सियस पे था, सपोज दिस इज 300, ओके। ये रॉक अभी इस कंडीशन में यहाँ पे है, ओके, और प्रेशर जो है वो सपोज 200 मेगापास्कल है। दिस इज जस्ट कंसिडरेशन, ओके, 200 मेगापास्कल है। तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, सही है। इसका चेंज क्या हो गया? टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका पाथ कैसे निकालना है? अभी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट मतलब ऊपर नहीं जा सकते यहाँ से, टेम्परेचर को बढ़ाना है बस। तो ये हो गया इसका पाथ, ओके। ये बस मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि पीटीटी पाथ जो होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं रियल डायग्राम पे, ओके। तो ये हो गया ये वाले अगर कंडीशन को हम कंसिडर करेंगे तो दिस इज द पीटीटी पाथ फॉर दिस कंडीशन, राइट। तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक हीटिंग। अब ये वर्ड ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब बारीक, ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? प्रेशर के लिए, ठीक है। तो आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोबारिक हीटिंग हो रहा है, उसी प्रेशर पे रॉक है, बस हीटिंग हो रहा है उसका, ठीक है। इसके ऑपोजिट सपोज ये रॉक जो है वो टेम्परेचर सेम है उसका, ठीक है, लेकिन ओवरबर्डन बढ़ गया है, ऊपर से कुछ ओवरबर्डन आके इस पे बढ़ गया और इसका प्रेशर बढ़ गया। ये पहले था 200 मेगापास्कल, अब हो गया 500 मेगापास्कल, ठीक है। सपोज अब मैं सेकंड बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड ये 200 डिग्री सेल्सियस 200 मेगापास्कल पे था यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहा है, ओके। सेम टेम्परेचर पे अगर बस प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये होगा इसका पाथ, सही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोथर्मल। अब यहां पे टर्म आएगा आइसोथर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, 300 टेम्परेचर है, 300 से बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ है, तो इसलिए आइसोथर्मल। अब प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यूज कर सकते हैं हम वर्ड, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके इन दोनों के ऑपोजिट जो वर्ड होते हैं वो होते हैं आइसोबारिक कूलिंग। अगर जो रॉक हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी है और उसका कूलिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक कूलिंग, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रॉक है और ये आ रहा है, तो ये हुआ आइसोबारिक कूलिंग, क्योंकि प्रेशर सेम है, ये वाई एक्सिस प्रेशर है, तो प्रेशर सेम है ना, प्रेशर सेम है लेकिन कूलिंग हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आइसोबारिक कूलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल यहाँ पे है कंप्रेशन, आइसोथर्मल डीकंप्रेशन क्या होगा? डीकंप्रेशन मतलब प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। आइसोथर्मल यहाँ पे अब हमें टेम्परेचर सेम रखना है, ठीक है। सपोज दिस इज द रॉक। अब आइसोथर्मल मतलब एक तो नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा। हम लेफ्ट राइट नहीं जा सकते क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते, ऊपर नीचे जा सकते। अब आइसोथर्मल तो हो गया, लेकिन डीकंप्रेशन, अभी यहाँ पे अगर हमने डीकंप्रेशन यूज किया तो डीकंप्रेशन मतलब प्रेशर रिलीज होना, तो दिस विल बी द पाथ, ओके। दिस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल डीकंप्रेशन, ओके।
समझ गए? दिस इज आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन, दिस इज आइसोबारिक कूलिंग। ओके, ये दो टर्म्स याद रखना, और उसके ऑपोजिट जो है वो ये दोनों मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था। ठीक है, तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म फॉर टू स्टडी पीटीटी पाथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पीटीटी पाथ जो कॉमन होते हैं वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सरफेस और ये रॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम देखेंगे कि आइसोथर्मल कूलिंग क्या होता है। ओके, सपोज दिस इज एक्सटेंशनल फॉल्ट, क्रस्ट के ऊपर के हिस्से में एक एक्सटेंशनल फॉल्टिंग हुआ है, तो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर मूव करेंगे। मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक इधर मूव हो गया, ये ब्लॉक इधर मूव हो गया, तो ये रॉक क्या हो गया, अभी यहाँ पे जो ओवरबर्डन था वो कम हो गया ना। इस रॉक के ऊपर का जो ओवरबर्डन था वो कम हो गया। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि प्रेशर रिड्यूस हुआ है, प्रेशर रिड्यूस्ड, राइट। प्रेशर रिड्यूस हो गया क्योंकि ओवरबर्डन निकल गया। एक्सटेंशनल फॉल्टिंग की वजह से जो ऊपर का मटेरियल एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर गया और इसके ऊपर का मटेरियल जो था वो रिलीज कर गया और प्रेशर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहां से हम पता एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि डी कंप्रेशन। लेकिन टेम्परेचर पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। अगर सपोज ये रॉक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पर है और ये ओवरबर्डन कम हो गया तो टेम्परेचर को कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने जो बताया था कि टाइम लैग होता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लैग होता है। टेम्परेचर के लिए एक टाइम लैग होता है। प्रेशर की तरह फटक से कम नहीं होता है टेम्परेचर, या एकदम से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल decompression. Okay, so this is the proper example for isothermal decompression. और isothermal decompression का जो ग्राफ है वो मैंने निकाल के दिखाया था आपको। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे रैपिड अपलिफ्टमेंट हो रहा है। रैपिड अपलिफ्टमेंट की वजह से यहाँ पे डिकम्प्रेशन हो रहा है। तो ये वर्ड याद रखना कि रैपिड अपलिफ्टमेंट, रैपिड वर्ड की वजह से यहाँ पे डिकम्प्रेशन वर्ड जो है हम लूजली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर सपोज यहाँ पे स्लो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अपलिफ्टमेंट जो है यहाँ वही कंडीशन, बस अपलिफ्टमेंट जो है बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से एक्सटेंशन हो रहा है, बहुत स्लो ऊपर आ रहा है ये। ठीक है, तो प्रेशर कम तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा निग्लिजिबली स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि आइसोबारिक। ओके, मतलब प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो, इतना ज़्यादा स्लो कम हो रहा है कि उसको हम कंसिडर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम आइसोबारिक वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस केस में जो टेम्परेचर है वो प्रेशर का कम होने का जो रेट है उससे कई गुना ज़्यादा रेट है टेम्परेचर का कम होने का। ठीक है, तो आइसोबारिक कूलिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आइसोबारिक कूलिंग। और आइसोबारिक कूलिंग का ग्राफ कैसे आएगा यहाँ पे, दिस वन। एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैंने यही एरो यहाँ पे निकाल दिया तो ये क्या हो गया, आइसोबारिक हीटिंग हो गया। ठीक है, तो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम। दिस इज आवर आइसोबारिक कूलिंग। तो ये डायग्राम बस याद रखना बहुत ज़्यादा अच्छे से। दिस इज आइसोबारिक कूलिंग, और आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन होता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को कम किया जाता है। अब हम दो टिपिकल लूप्स देखेंगे। दो टाइप्स के लूप्स है। लूप्स मतलब बस यही, इसी में हम ड्रॉ करेंगे। दो लूप्स है, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो तीसरा एक है जो हम तीसरा भी स्टडी करेंगे। तीन टाइप ऑफ कर्व हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है वो हमको पता है कि क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे क्लॉकवाइज लूप का। ओके, तो फर्स्ट केस जो है वो क्लॉकवाइज है।
क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज जो ये होता है, ये दो टिपिकल है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा आपको तो इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसी दो लूप्स पे, नहीं तो तीसरा एक लूप है छोटा सा, वो भी बता दूंगा मैं। पहला जो लूप है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब कि ये वाला लूप, पहले इसको देखेंगे हम। अब ये लूप जो है वो टिपिकल फीचर है मीडियम प्रेशर टेम्परेचर का, मीडियम प्रेशर टेम्परेचर का जो कंडीशन होता है उसमें पाया जाता है ये। अब इसका एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल, जो क्रिस्टल थिकनिंग है, ठीक है। हमने देखा है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होता है, जैसे हमारा हिमालय है, ओके। तो हिमालय का हमें पता है कि दो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकरा के देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, राइट। तो हिमालय फॉर्मेशन के वक्त बीच में जो रॉक है, जो क्रिस्टल थिकनिंग से ओवरबर्डन, मतलब हिमालय तो ऊपर ओवरबर्डन जो टेथिस सी में जो भी मटेरियल था वो ऊपर उठा दिया ना, लेकिन यहाँ पे कोलिजन की वजह से ये रॉक जो है वो अंडर प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर पे है। तो ड्यूरिंग क्रिस्टल थिकनिंग और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय और एनी फोल्डेड माउंटेन, प्रेशर कैसा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल थिकनिंग मतलब सबसे पहले प्रेशर बढ़ता है। हमने देखा है कि टेम्परेचर के लिए हमें टाइम लैग की ज़रूरत है, राइट। तो प्रेशर पहले बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है। पहला जो रॉक जो होगा इनिशियली वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते प्रेशर बढ़ाएगा पहले, तो दिस इज आवर प्रेशर मैक्स, ओके। प्रेशर मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रेशर। इस ये रॉक पे जो भी जितना भी मैक्सिमम प्रेशर लगा है वो ये है, ठीक है, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर मार्क किया है। तो दिस इज आवर प्रेशर मैक्स। तो क्लॉकवाइज जो लूप है उसमें याद रखने की ये बात है कि पहले हमारा प्रेशर मैक्स आएगा, फिर हमारा आएगा टेम्परेचर मैक्स, टी मैक्स, ओके। क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर के लिए बढ़ने के लिए टाइम लैग की जरूरत है, मतलब जो हमें टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम, वहां तक जाने के लिए एक टाइम चाहिए। तो वो टाइम कौन सा है, ये टाइम जो लगा है, ठीक है, ये टाइम जो है उसको बोलते हैं टाइम लैग। तो टेम्परेचर मैक्स हमें यहाँ मिल गया, प्रेशर मैक्स तो हमें पहले मिल चुका था, क्योंकि हमें पता है कि ओवरबर्डन से और क्रिस्टल थिकनिंग से प्रेशर पहले बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, एक कंडीशन आएगी जिसके बाद प्रेशर लगाना बंद कर देगा, ठीक है। दोनों प्लेट जो है प्रेशर लगाना बंद कर देंगे और ये एक स्टेबल पोजीशन पे आएगा जिसके आगे प्रेशर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज अटेन करने के बाद कोई भी फोल्डेड माउंटेन, कोई भी ऊंची चीज़ जो है वो इरोजन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इरोजन हमें पता है कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे इरोजन भी हो रहा है हिमालय का, राइट। तो हिमालय का इरोजन मतलब क्या है, ओवरबर्डन निकाल रहा है ऊपर से, ठीक है। ये ओवरबर्डन जो है वो इरोजन करके निकाल रहा है। अगर कोई मटेरियल ऊपर से निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जितना अभी अटेंड किया है, ठीक है, क्रिस्टल थिकनिंग और कोलिजन से जितना अटेंड किया वो अब प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ दैट फेज, ओके। ये प्रेशर अभी कम हो रहा है क्योंकि इरोजन हो रहा है ऊपर से, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का हमने जो देखा था कि धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी इतने डेप्थ पे है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको अटेंड करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम लैग, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है, ये टाइम लैग है, ओके। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर मैक्स देख लिया और पूरा इरोजन होने के बाद जब ये रॉक एक्ज्यूम होगा, ठीक है, इसका आउटक्रॉप या सरफेस के एकदम नज़दीक पहुंच जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसका जो है वो निगेटिव, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और ये लूप जो है वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल
डायग्राम फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ पीटीटी पाथ। ओके, तो ये याद रखना, ये सब ज़रूरी चीज़ें है। सेकेंड हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लूप। सेकेंड जो है मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लूप। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो टिपिकल कंडीशंस है वो है लो प्रेशर पे होगा, हाई टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ। ओके, और इसका ये हमेशा एक मैग्मा जोन और मैग्मा चेंबर जिसके पास है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। वहां ये मैग्मा चेंबर और मैग्मा जोन और कोई भी हीट सोर्स के पास जो भी मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रॉक अगर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे ये सेकेंड लूप हमें पाया जाएगा, ठीक है। हम उसका स्टडी करके बता सकते हैं कि हाँ, दिस रॉक हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू दिस लूप। ओके, नाउ वी विल स्टडी दिस लूप। सपोज दिस इज द रॉक, इनिशियल स्टेज ऑफ रॉक। अब हमें पता है कि मैग्मा के पास है, मतलब हीट सोर्स ज़्यादा है। तो अगर किसी रॉक के पास हीट सोर्स ज़्यादा है और प्रेशर अगर उतना ही है, तो हमने देखा था कि आइसोबारिक हीटिंग होता है, ठीक है। लेकिन आइसोबारिक कब होगा? जब वहाँ पे कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इस डायग्राम में अगर देखेंगे हम तो बाद में प्रेशर भी बढ़ गया। तो वो क्यों बढ़ गया ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने बताया था कि एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हुआ है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होके अब देख सकते हैं कि पहले टेम्परेचर बहुत रैपिडली चेंज हुआ है और बहुत रैपिडली बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि मैग्मा चैम्बर के पास है हमारा जोन जो है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर मैक्स पहले पाएंगे, ठीक है। तो पहले लूप में हमने क्या देखा था कि प्रेशर मैक्स जो है वो पहले मिल गया था हमें, लेकिन इस लूप में हमें टेम्परेचर मैक्स पहले मिल रहा है, ठीक है। तो प्रेशर मैक्स क्यों मिल रहा है? अब प्रेशर भी बढ़ रहा है ना, इसके बाद प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये प्रेशर मैक्स है, मैक्स मतलब मैक्सिमम प्रेशर है। तो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि सपोज ये सरफेस है, कोई भी रॉक के नज़दीक अगर एक्स्ट्रा का कोई मटेरियल आके यहाँ पे इसको सराउंड कर रहा है, इसका मतलब मैग्मा। ओके, तो मैग्मा का वहाँ पे जो वॉल्यूम था अर्थ के नीचे, मतलब उस रॉक के सराउंडिंग जितना भी वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम से ज़्यादा कोई भी मटेरियल आके वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, मतलब प्रेशर भी बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर पहले बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी उसका 1000 डिग्री से ज़्यादा है। ओके, एज इट इज़ मैग्मा, इट हैज़ टेम्परेचर ऑलरेडी मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन कंक्लूड दैट ये जो रॉक है उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर जो है पहले बहुत स्लो बढ़ रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर मैक्स हम पहले अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रेशर मैक्स अटेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये मैग्मा ठंडा होगा, उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो ये फिर से अपने पोजीशन पे वापस धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड लूप विच इज फेमस फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेयर द मैग्मा चैम्बर इज प्रेजेंट और एनी हीट सोर्स इज प्रेजेंट। ओके, तो दिस इज आवर सेकेंड पीटीटी पाथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड वन। थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड मैग्मेटिक बॉडी जो है वो एकदम से किसी रॉक के पास और किसी अगर सपोज दिस इज सरफेस एंड दिस इज आवर टारगेट रॉक, इसके बाद इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये रॉक है हमारा मेटामॉर्फिज्म होने वाला, और सपोज
हमने इसके पहले सेकंड में देखा था कि मैग्नेटिक चेंबर जो है उसके पास अगर बॉडी हो वगैरह, तो वो जो था सेकंड केस, वो धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन सपोज कि ये रॉक है और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक इंट्रूजन एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये रॉक जो है वो एकदम स्टेबल है। सपोज 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, कुछ मेगापास्कल्स इसका प्रेशर है, ठीक है। और अचानक से एकदम से कुछ मैग्मा आके इसको सराउंड करके अचानक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से एकदम से 1500 डिग्री सेल्सियस वगैरह कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज मैफिक मैग्मा, ओके। मैफिक मैग्मा का पता है हमें कि मैफिक रॉक्स अगर मेल्ट हो जाए तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ओके। तो सपोज दिस इज मैफिक मैग्मा और इसका आके इसको अचानक से सराउंड कर दिया, एकदम से बढ़ा दिया टेम्परेचर, ठीक है। और एकदम से बढ़ा के सपोज कुछ देर यहाँ पे रह के इसको इफेक्ट करके इसको क्या होगा, अभी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में हमने देखा था कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ओके। डायरेक्ट मैग्मा से अगर कोई रॉक का इंटरेक्शन हो गया तो वो एक तो मेल्ट होगा, नहीं तो अगर जो मेटामॉर्फिज्म होगा, मिनरल एक्सचेंज जो होंगे वो हॉर्नफेल्स फेसिस के होंगे, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल का अगर हीटिंग हो रहा है तो सैनिडीन फेसिन होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा जो है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे हीट देगा इसको कि सपोज दिस इज द रॉक, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ रॉक। ये इतना ज़्यादा हीट देगा कि बस टेम्परेचर बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एरो नहीं निकालूंगा मैं, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। और हीट देने के बाद ये इतना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, नहीं तो इसका इफेक्ट इतना जल्दी कम हो जाएगा कि ये फिर से नॉर्मल कंडीशन पे आने के लिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कि ये कोई लूप वगैरह नहीं फॉर्म कर रहा है, इसका जो है वो तुरंत आ जाएगा वापस। तो ये जो पाथ है इसमें प्रेशर का रोल दिख रहा है, कहीं प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा है, मतलब निग्लिजिबल चेंज हुआ है, एकदम निग्लिजिबल चेंज, बस इतना ही चेंज बोल सकते हैं हम प्रेशर का। लेकिन टेम्परेचर का रेंज देख रहे हैं आप कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और एकदम से बढ़ के एकदम से कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमें पीटीटी पाथ का जो लूप मिलेगा वो ये रहेगा। दिस इज आवर थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट लूप, ओके। So I hope you understood all 3 loops that I explained today in this lecture, okay. Even after this lecture, if you have any doubts, any kinds of doubt, please put your doubts in the comment section, okay. So thank you so much for watching my video, and please stay connected for upcoming more and more videos. Please do subscribe if you are new to my channel and watching my video first time. There are many geological videos which will help you, okay. So keep loving and stay connected. Have a nice day. Thank you so much.